हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रपोजल या ऑफर के बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे एंड लैंडमार्क केसेस जो कि प्रपोजल से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो का मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। लास्ट जो वीडियो थी हमारी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देख लो, इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोनों वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। ये सभी चीज़ें मिलकर, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सबसे पहले प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड कर दी जाती है उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E में दी गई है एंड सेक्शन 2E में जब हम सेक्शन 10 जो कि इन्फोर्सेबिलिटी है वो ऐड कर देते हैं तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रपोजल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रपोजल से रिलेटेड 3 वीडियोस आएंगी, ये फर्स्ट वीडियो है। एक और बात, जो ये सभी एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के, प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया या फिर सेक्शन 10 हो गया, ये सभी एसेंशियल्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे वीडियो में तो लगभग हमारा 70% कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रपोजल की फर्स्ट वीडियो से हमारे। तो व्हाट इज़ प्रपोजल, सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ पहले। अब ये यहाँ पर हमारे पास चिंटू है और ये मिंटू है। चिंटू जो है, चिंटू की ये घड़ी है। अब जो ये मिंटू है, मिंटू जाता है चिंटू के पास और कहता है क्या तुम मुझे अपनी घड़ी बेचोगे, मुझे तुम्हारी घड़ी अच्छी लगती है ये, क्या तुम इसे बेचोगे। तो जब मिंटू ने बोला, जो ये सेंटेंस है मिंटू का, क्या तुम अपनी घड़ी बेचोगे, मैं तुम्हारी घड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो ये क्या है, ये प्रपोजल है। यहाँ पर एक और बात, जो ये चिंटू है, चिंटू भी मिंटू के पास जाकर बोल सकता था, ये पूछ सकता था कि क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे, मैं अपनी घड़ी बेचने के लिए इच्छुक हूँ, क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे। तो ये भी प्रपोजल होता। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ओनर प्रपोजल कर रहा है या फिर अदर पर्सन प्रपोजल कर रहा है। मतलब चिंटू जो मालिक है घड़ी का, ओनर है घड़ी का, वो भी प्रपोजल कर सकता है, सामने जो पर्सन है वो भी प्रपोजल कर सकता है। एक और बात, प्रपोजल जो टर्म है वो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, ऑफर भी यूज़ करते हैं, बट बेरेक्ट में प्रपोजल टर्म दी गई है तो प्रपोजल ही हमको एग्जाम्स वगैरह में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऑफर जो टर्म है वो हम इंग्लैंड में यूज़ करते हैं। अब आते हैं प्रपोजल की डेफिनेशन पर। सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में ये डेफिनेशन दी गई है। तो सेक्शन 2A क्या कहता है, सबसे पहले वन पर्सन, सबसे पहले एक पर्सन होना चाहिए। हम यहाँ पर एक पर्सन बना लेते हैं एक्स। तो वन पर्सन, एक्स बना लिया हमने एक पर्सन। सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेट करना, सामने वाले को बताना। एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को, अब दूसरे भी कोई बना लेते हैं हम यहाँ पे वाई बना लेते हैं। हिज विलिंगनेस, जो एक्स है अपनी विलिंगनेस वाई को सिग्निफाई कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अपनी विलिंगनेस का मतलब अपनी इच्छा बता रहा है। तो एक्स है, एक्स अपनी इच्छा वाई को बता रहा है। टू डू और टू एब्सटेन, या तो तुम करो या तुम ना करो। टू डू में क्या आएगा, टू डू मतलब कि पॉजिटिव एक्ट, कुछ करने के लिए कहना। एंड टू एब्सटेन का मतलब है कुछ ना करने के लिए कहना, या मतलब कि कुछ रोकने के लिए कहना कि तुम ये चीज़ ना करो। तो ये है नेगेटिव थिंग, नेगेटिव एक्ट। तो पहले टू डू का एग्जांपल लेते हैं, मतलब पहले पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये जो एब्सटेनेंस का एग्जांपल है हम इसके बाद लेंगे, ये एग्जांपल है इसके बाद। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर की है कुछ करने के लिए। मतलब कि एक्स ने वाई को कहा कि मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम ये मेरा घर खरीदोगे। तो जब एक्स ने कहा वाई को कि क्या तुम ये करोगे, क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, 50 लाख का बेच रहा हूँ मैं, तो ये एक्स ने वाई को कुछ करने के लिए ही तो कहा है, कुछ खरीदने के लिए ही तो कहा है, अपना घर खरीदने के लिए ही कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स ने वाई को प्रपोजल दे दिया। अब आगे पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को क्या कह रही है। ये नेगेटिव वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। टू डू विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। तो जो ये एक्स ने वाई को, सिंपल सी बात आएगी यहाँ पर, कुछ कॉम्प्लिकेट करने वाली चीज़ नहीं है। एक्स ने जो वाई को कहा है कि मेरा घर खरीदोगे क्या, घर के साथ ज़मीन भी है गाँव में इसके, कि जा रहा है शहर में, गाँव छोड़ के जा रहा है। तो एक्स ने वाई को किस ऑब्जेक्टिव से ये बात कही है कि सामने वाला वाई जो है एक्सेप्ट कर दे इस बात को, उसके प्रपोजल को। जो प्रपोजल दिया गया 50 लाख के घर का और ज़मीन का, ये इस इच्छा से दिया गया है कि सामने वाला जो वाई है वो एक्सेप्ट कर ले इस बात को। बस इतनी सी बात है यहाँ पर, उस एक्ट को लेकर वाई एक्सेप्ट कर ले। ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, एक्स ने प्रपोजल दे दिया यहाँ पर वाई को। ये एग्जाम्पल था पॉजिटिव एक्ट का। अब नेगेटिव एक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। एक और बार बता देता हूँ कि पॉजिटिव एक्ट कैसे है। जब एक्स वाई को कह रहा है कि क्या तुम ये मेरा घर खरीदोगे क्या, उसके बदले 50 लाख रुपए दोगे क्या, तो वाई कुछ पॉजिटिव एक्ट ही करेगा ना। अगर वो खरीदेगा तो 50 लाख रुपए देगा वो और ये घर लेगा वो, कुछ करने की बात हो रही है यहाँ पर। अब आते हैं एब्सटेन वाले एग्जाम्पल पर, नेगेटिव एक्ट के एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर एक शोरूम है चिंटू का, ठीक
ठीक है, बढ़िया शोरूम है ये। और यहाँ पर अटैच इसके एक ज़मीन है जो कि मिंटू की है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। और यहाँ पर है रोड, मेन रोड जो होता है। क्या है कि ये जो शोरूम है चिंटू का, तो चिंटू का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बढ़िया चल रहा है, 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है लगभग एवरेज। तो यहाँ से जब गाड़ियाँ आती हैं चिंटू के शोरूम पर, ये एंट्री गेट है इसका, तो वो मिंटू के यहाँ पर जो इसकी ज़मीन है यहाँ आके गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, बिकॉज मेन रोड पे तो पार्किंग अलाउड नहीं है, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। यहाँ अच्छी 10-15 गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं बढ़िया, तो चिंटू का काम भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिंटू देखता है यार चिंटू की तो बड़ी सेल हो रही है, मैं ही क्यों ना अपना शोरूम बना लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं ही खड़ा कर लेता हूँ, मेरी सेल हो जाएगी, इससे आधी भी होगी तब भी मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। तो मिंटू जाके चिंटू को कह देता है भाई कल से अपनी गाड़ियों को जो भी आए कहीं और इसको पार्क करवाइयो, मैं कल से अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहा हूँ, मैं भी अपना शोरूम बना रहा हूँ। तो चिंटू को हो जाती है टेंशन, यार बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अब ये बना लेगा शोरूम तो मेरा तो काम ही बिल्कुल 5 लाख के 50,000 रह जाएंगे। तो चिंटू जो है मिंटू को एक ऑफर करता है, प्रपोजल देता है कि तुम जो ये बिल्डिंग बना रहे हो ना शोरूम, तुम इतना खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, 1 करोड़ रुपये लगभग खर्चा आ जाएगा तुम्हारा क्या, और 1 साल लग जाएगा शोरूम बनाने में, क्या तुम क्या करो, कुछ मत बनाओ, जो पार्किंग की जगह है ना यहाँ पर कुछ मत बनाओ तुम। चिंटू कहता है अगर तुम कुछ नहीं बनाते ना यहाँ पर अपनी इस ज़मीन पर, तो मैं महीने के तुम्हें 1 लाख रुपये ऑफर करता हूँ। तो यहाँ पर प्रपोजल दिया चिंटू ने मिंटू को 1 लाख रुपए का, इस बिल्डिंग इस जो प्लॉट है इस पर कुछ ना बनाने के लिए। तो अब इस एग्जांपल को इस डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। तो 1 पर्सन सिग्निफाइज टू अदर, 1 पर्सन कौन है यहाँ पर, चिंटू है। चिंटू ने सिग्निफाई करा मिंटू को, अनदर को, हिज विलिंगनेस, चिंटू ने अपनी इच्छा जाहिर की है, टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि तुम ये चीज़ ना करो, एक तरीके से सामने वाले को रोकना। चिंटू ने मिंटू को यहाँ बिल्डिंग बनाने से रोक दिया और साथ में ये भी कहा कि पर मंथ 1 लाख रुपए ले लेना उससे। तो चिंटू ने जो कहा मिंटू को, ये एक प्रपोजल है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एब्सटेनेंस। व्यू क्या था, पर्पस क्या था कि सामने वाले की एसेंट ऑब्टेन हो जाए, सामने वाले का एक्सेप्टेंस ऑब्टेन हो जाए कि मिंटू हाँ कर दे मेरे इस प्रपोजल को। तो जब उसने ये बात कही तो ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, वहाँ पर चिंटू ने प्रपोजल दे दिया। तो जो ये रिस्ट्रिक्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बहुत कॉमन होते हैं कंपनीज़ में, एक कंपनी दूसरे को कह देगी कि तुम इस एरिया में मेरे से कम्पीट मत करो, इतने लाख रुपये ले लो। एक बात मैं बताना भूल गया, जो 1 पर्सन है ना, इसमें 1 पर्सन तो आएगा ही, मेल फीमेल तो आएगा, साथ में कंपनी भी 1 पर्सन में इंक्लूड होगी, पार्टनरशिप फर्म भी, कोई कॉर्पोरेशन भी 1 पर्सन में इंक्लूड है, इसकी डेफिनेशन में आएगी, इसकी इंटरप्रिटेशन में आएगी। अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल पर। एसेंशियल्स क्या हैं वैलिड प्रपोजल पे आते हैं। सबसे पहले देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टी होनी चाहिए, एक जो प्रपोजल कर रही है, दूसरा जो एग्री कर रही है, मतलब एक्सेप्ट कर रही है। दूसरा, प्रपोजल वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको प्रपोजल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर या मदर को किसी ने प्रपोजल दिया है सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी अपनी 20 लाख में बेच रहा हूँ सिर्फ। अब उनके बिहाफ पर आप जाके साइन करके नहीं आ सकते कि हाँ मेरे फादर या मेरी मदर एक्सेप्ट करते हैं इस ऑफर को, हम खरीद रहे हैं फॉर्च्यूनर। जिसको ऑफर दिया गया फॉर्च्यूनर का वही एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं कर सकता। या उस पर्सन का ऑथराइज एजेंट भी कर सकता है। आपके फादर या मदर का कोई एजेंट है जो कि इसी काम के लिए ऑथराइज है सेल परचेज के लिए, वो वहाँ जाके साइन करके आ सकता है, एक्सेप्टेंस कर सकता है कि हाँ फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है। तीसरा, प्रपोजल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस कम्स टू दी नॉलेज ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग। दो नहीं आएगा यहाँ पर, एक्सेप्टिंग पर्सन एक्सेप्टिंग आएगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसके फैक्ट्स देखते हैं। लालमन शुक्ला जो था उसने गौरी दत्त पे केस किया था, 1913 का केस है, काफ़ी पुराना केस है। लालमन शुक्ला एम्प्लॉय था, उसके घर में गौरी दत्त के घर में काम करता था। एंड लालमन शुक्ला गौरी दत्त के भतीजे को ढूंढने निकला था क्योंकि उसका जो गौरी दत्त का भतीजा है वो गुम हो गया था, नेफ्यू गुम हो गया था। और गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को अपने भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा था। अब जब वो निकला, लालमन शुक्ला निकल चुका था, बाद में गौरी दत्त ने अनाउंस कर दिया एक रिवॉर्ड कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको कुछ पैसे दूंगी। अब लालमन शुक्ला तो पहले ही नेफ्यू को ढूंढने निकल चुका था, उसको उस रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं था। उसने नेफ्यू को ढूंढा और गौरी दत्त के पास ले आया। अब बाद में क्या हुआ, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे नहीं हुए। 6 महीने बाद लगभग लालमन शुक्ला को पता चलता है कि कुछ रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया था नेफ्यू को ढूंढ के लाने के लिए, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। कहता है कि तो लालमन शुक्ला सोचता है कि जिस काम के लिए पैसे अनाउंस किए गए थे वो तो मैं कर आया, अब मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसने जाके गौरी दत्त को बोला, पर गौरी दत्त ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, तुम्हारा लीगल क्लेम नहीं बनता, तुमको मैंने प्रपोजल नहीं दिया था क्योंकि तुम उस समय घर से जा चुके थे, उसके बाद मैंने रिवॉर्ड अनाउंस किया था, पैसे के बारे में अनाउंसमेंट की थी। अब कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, लालमन शुक्ला वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू दी रिवॉर्ड। क्यों? बिकॉज द पर्सन परफॉर्मिंग दैट मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि लालमन शुक्ला वॉज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर, प्रपोजल के बारे में लालमन शुक्ला को नॉलेज ही नहीं थी। तो नॉलेज ही नहीं थी तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ का करोगे फिर? तो लालमन शुक्ला का जो क्लेम था रिजेक्ट हो गया था यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एसेंशियल है, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रपोजल।
अब इस पर केस है हार्वी वर्सेस फैकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये भी। हार्वी वांटेड टू परचेज ए प्रॉपर्टी फ्रॉम फैकी। हार्वी फैकी से कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता था। उसने टेलीग्राम किया, उस समय टेलीग्राम चलते थे। हार्वी ने फैकी को टेलीग्राम किया। हार्वी ने क्या कहा, विल यू सेल अस दी बम्पर हॉल पेन। बम्पर हॉल पेन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का नाम है। उसने कहा कि टेलीग्राफ करो लोएस्ट प्राइस आपका क्या है इस प्रॉपर्टी को बेचने का। फैकी ने कहा कि लोएस्ट प्राइस जो है इस प्रॉपर्टी का वो 900 पाउंड्स है। अब जैसे ही फैकी ने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड्स है, तो हार्वे बोला कि फैकी ने मुझे प्रपोजल दिया है और इस प्रपोजल को अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पर फैकी बोला ये कोई मैंने ऑफर नहीं दिया है, ये बस मैंने अपनी प्रॉपर्टी की लोएस्ट प्राइस के बारे में बताया है। तो कोर्ट में गए, कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने डिसीजन फैकी के फेवर में दिया एंड कोर्ट ने कहा कि जो ये फैकी का रिस्पॉन्स था ना, फैकी है कि फैसी है, जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे इसको, आई डोंट नो, फैसी भी हो सकता है, नाम थोड़ा सा अजीब है। तो कोर्ट ने फैकी के फेवर में रूल किया और ये कहा कि फैकी ने सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के लोएस्ट प्राइस के बारे में बताया था। अब और यहाँ पर कोई ऑफर नहीं था। अब ऑफर नहीं था तो हार्वी ने एक्सेप्टेंस किस चीज़ का किया फिर? तो देयर वाज नो ऑफर एंड देयर वाज नो एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में ओरल और रिटर्न आएंगे। ओरल मतलब कि बोल के पूछा कि क्या अपना घोड़ा बेचोगे, क्या अपना घर बेचोगे, क्या अपनी गाड़ी बेचोगे, ओरल हो गया। और प्रपोजल रिटर्न भी हो सकता है, चिट्ठी भेज दी, ईमेल भेज दिया, कोई मैसेजिंग ऐप है जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू प्रपोजल कर दिया, कईयों ने किया होगा, वो भी एक्सप्रेस का ही पार्ट है। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट भी प्रपोजल हो सकता है। बाय कंडक्ट का एग्जांपल जैसे कि बस में चढ़ते हो, बस की टिकट का प्राइस है 50 रुपये, तो जैसे ही आप बस में चढ़े तो आप कुछ बोलते नहीं हो, सीधा 50 रुपये कंडक्टर को देते हो और वो आपको टिकट दे देता है। तो वहाँ पर आपने कुछ बोला नहीं, कुछ ना ओरल में कहा, कुछ रिटर्न में भी नहीं कहा, अपने एक्ट से, अपने कंडक्ट से ही प्रपोजल कर दिया कि मैं इस बस की सवारी लेना चाहता हूँ, या ट्रेन में भी ऐसा ही होता है। प्रपोजल जो है सर्टेन होना चाहिए, नहीं तो वो वॉइड होगा। वॉइड का मतलब शून्य, जीरो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो लॉ की आइज़ में। सर्टेन कैसे कि, सर्टेन का एक एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ियों के शोरूम में जाते हो, एक गाड़ी पसंद आ जाती है, वहाँ सेल्समैन आपको कहता है कि ये जो गाड़ी है, या तो ये गाड़ी मैं आपको 15 लाख की बेचूंगा या मैं गाड़ी आपको ये 20 लाख की बेचूंगा। तो सेल्समैन को एक सर्टेन प्राइस बताना चाहिए ना जो ऑफर कर रहा है, कि 15 की बेचूंगा या 20 की बेचूंगा, क्या कोई एक सर्टेन अमाउंट तो बता। अगर ऐसा नहीं तो वो वॉइड होगा प्रपोजल जो है। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रपोजल कैन नॉट इम्पोज ऑब्लिगेशन अपॉन दी अदर टू रिप्लाई। केस है यहाँ पर फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का। फैक्ट्स मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं और सब कुछ लिखना यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आपको क्रिस्प नोट्स चाहिए, बिल्कुल सजे सुंदर से नोट्स चाहिए, मतलब जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, विद एग्जांपल एंड विद लैंडमार्क केसेस, तो नीचे अगर नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मैंने अभी तक नंबर नहीं दिया तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले में कहा गया था कि आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते, ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते कि तुम रिप्लाई करो, नहीं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल। वैसे एक चाचा था, भतीजा थे यहाँ पर। चाचा जो है भतीजे को कहता है कि मुझे तुम्हारा एक घोड़ा चाहिए और अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये केस कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आप कोई ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते सामने वाली पार्टी को कि अगर तू साइलेंट रहा तो तेरे पे बाइंड हो जाएगा ये प्रपोजल। सो प्रपोजल कैन नॉट इम्पोज ऑब्लिगेशन अपॉन दी अदर पार्टी। लास्ट यहाँ पर पेज है ये, 8th एसेंशियल है, प्रपोजल मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। वहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए जब आप प्रपोजल कर रहे हो, तो ऑफर कर रहे हो। तो मतलब अगर दो कंपनीज हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सेल परचेज का एग्रीमेंट हो गया उनका, तो वहाँ पे उनकी इंटेंशन दिखती है सेल परचेज करने की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन हो गया। बट अगर किसी ने आपको डिनर के लिए इन्वाइट किया और आप नहीं जाते हो डिनर पर, तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती इस बात को लेकर, बिकॉज वहाँ पर इंटेंशन नहीं थी, नीयत नहीं थी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। लास्ट यहाँ पर, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, या फिर काउंटर ऑफर पुट्स एन एंड टू ओरिजिनल ऑफर। इसमें इंपॉर्टेंट केस है हाइड वर्सेस रेंच का। हाइड मैसेज करता है या फिर लेटर भेजता है, जो भी करता है, ये कहता है कि मेरा फार्म तुम 100 पाउंड्स में खरीदोगे। तो रेंच कहता है कि नहीं, मैं आपका जो फार्म है वो 950 पाउंड्स में खरीद सकता हूँ। हाइड कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर रेंच का मूड थोड़ा सा बदल जाता है, वो कहता है चलो मैं 1000 पाउंड्स में खरीदने के लिए तैयार हूँ। हाइड इसके बाद कहता है कि अब तो मैं नहीं कर रहा ऑफ़र, बट रेंच कहता है कि आपने ऑफ़र किया था मुझे। तो दोनों कोर्ट में जाते हैं। हाइड जो है सूट कर देता है रेंच पर। तो कोर्ट क्या कहता है, जो ये काउंटर ऑफर जो होता है, काउंटर ऑफर मतलब कि जो ओरिजिनल ऑफर होता है उसके बाद सामने वाली पार्टी कोई दूसरा ऑफर करे, जैसे कि इसने कहा कि 1000 पाउंड में मेरा फार्म खरीदोगे क्या, रेंच ने कहा कि ना 950 पाउंड में खरीदूंगा। तो जो ये था, ये काउंटर प्रपोजल था। इस काउंटर प्रपोजल ने इस ओरिजिनल ऑफर को एंड कर दिया,
तो यहाँ पर आप ये जो एक्सेप्टेंस कर रहे हो किस चीज़ का कर रहे हो, बिकॉज ये तो ऑलरेडी एंड हो चुका है। सो ये लास्ट एसेंशियल था। होप सो यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दैट वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।